Hello guys, welcome to our channel. In this video, we will learn about the data science. What is data science? Then we will discuss about its use and what is the data analyst and what is a data scientist. And also we will discuss about the pre-requirements to learn the data science. So let's start our video. Our first topic is what is the data science? The data science is the field of the study that combines the domain expertise, programming skills, and knowledge of the mathematics and statistics to extract the meaningful insight from the data. डाटा साइंस हमारे पास एक तरीके से हमारे पास कम्बिनेशन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और हमारी जो मैथ हो गया या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की एक हमारे पास कम्बिनेशन है रीजनिंग का मैथ का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ठीक है। इन सभी की मदद से हम एक मीनिंगफुल वे के अंदर अपना एक डाटा डिज़ाइन करते हैं। द डाटा साइंस प्रैक्टिशनर apply machine learning algorithm to numbers, text, images, videos, and audios, and more to produce artificial intelligence system to perform tasks that ordinarily requires human intelligence। जो हमारे पास डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं नंबर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, इमेज के साथ, और अपने पास एआई का क्रिएशन करते हैं। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग करता है, या फिर ह्यूमन मतलब जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होती है उसको एआई की मदद से सोल्व करने के लिए हम डाटा साइंस का यूज़ करते हैं। अगर आपको अभी तक ये भी नहीं पता है कि एआई होती क्या है तो इसका वीडियो हमने पहले से बना रखा है, उसका मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। In turn of these systems generate insights which analyze and business user can translate into the tangible business value, जिसकी मदद से हम अपने पास जो एनालिस्ट होते हैं वो अपनी एनालिसिस करते हैं, या फिर अपने पास जो बिजनेसमैन होते हैं वो लैंग्वेज एक्सचेंज करके या फिर किसी और मदद से अपने बिजनेस को इंक्रीज करते हैं। Data science is the concept of unify statics, data analysis, informatics, and their related methods in order to understand and analyze actual phenomena with data। जो डाटा साइंस होती है वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक्स का और डाटा एनालिसिस का, इंफॉर्मेटिक का, एंड अदर methods to understand and analyze the actual phenomena with data। मतलब कि और डिफरेंट तरीक़ों से जो डाटा है उसको कैसे एनालाइज किया जाए, उसको समझा जाए, वो डाटा साइंस के अंदर हमारे पास आता है। इट यूजेस टेक्निक्स एंड थ्योरीज डाउन फ्रॉम मैनी फील्ड विद इन द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एंड कंप्यूटर साइंस। इट यूजेज जो हमारे पास डाटा साइंस से होता है उसके अंदर हम अपने पास बहुत सारी मैथमेटिक्स की, स्टैटिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, इंफॉर्मेटिक्स साइंस की, डोमेन नॉलेज, इन मतलब कि इन सभी चीज़ों के हम यूज़ करते हैं डाटा साइंस के अंदर। टर्निंग एंड द अवार्ड्स विनर जिम ग्रे इमेजिन डाटा साइंस एज, जो हमारे पास टर्निंग अवार्ड है वो जीता था जिम ग्रे ने। उन्होंने डाटा साइंस को ऐसे बताया है, उन्होंने जो डाटा साइंस है उसको डिफाइन किया है पैराडिज्म फोर्थ पैराडिज्म के अंदर उनको डिवाइड किया है ऑफ साइंस के। पहला हो गया हमारे पास इंफेरिकल, थ्योरेटिकल, कंप्यूटेशनल एंड नॉन नाउ डाटा ड्राइवन। ठीक है। एंड asserted that everything about the science is changing because of the impact of informative technology। और उन्होंने बताया है कि जो सब साइंस के बारे में जो भी चीज़ होती हैं वो चेंज हो रही हैं किसकी मदद से, विद द इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, विद द इम्पैक्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी मदद से डाटा साइंस होती है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एंड डाटा डिले,
So the data science is primarily used to make the decisions and predictions, making use of the predictive causal analysis, प्रिजर्वेटिव एनालिसिस एंड प्रिडिक्टिव प्लस डिसीजन साइंस में जो डाटा साइंस होती है इसका हम यूज़ करते हैं डिसीजन के लिए। एक मतलब किसी भी जो हमारे पास प्रोग्राम है उसका डिसीजन निकालने के लिए, थ्योरम का डिसीजन निकालने के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्शन इन दी सेंस मतलब कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, इसके लिए करते हैं। और भी काफ़ी जैसे कि एनालिसिस करना है उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा साइंस का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर भी हमारे पास डाटा साइंस का यूज़ होता है। व्हाट डज ए डाटा साइंटिस्ट डाटा एनालिसिस डू। अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस्ट और डाटा साइंटिस्ट के बीच के अंदर हम डिफरेंस निकालेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डाटा लाइन एनालाइज। कि डाटा एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, डाटा एनालिस्ट शिफ्ट थ्रू द डाटा एंड प्रोवाइड द रिव्यू report and visualization to explain that insights the data is hiding। में जो डाटा एनालिस्ट होता है वो क्या करता है कि जो रिपोर्ट होती है उसको देखता है, उसको एनालाइज करता है, उसके बाद जो हाइडिंग डाटा है उसके बारे में बताता है, मतलब उसको एक्सप्लेन करता है। व्हेन समबडी हेल्प्स द पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंपनी अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक क्वेरी विद द चार्ट दे आर फिलिंग द डाटा एनालिस्ट रोल। मतलब कि जब हम किसी भी कंपनी के अंदर देखते हैं कि एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय होता है जो हमारे पास चार्ट के थ्रू या फिर हमारे पास ग्राफ्स के थ्रू डाटा है उसको उसके बारे में बताता है, तो जो उसका रोल होता है वो हमारे पास डाटा एनालिस्ट रोल कहलाता है। ओके, इन सम वेज यू कैन थिंक ऑफ देम एज जूनियर डाटा साइंटिस्ट। उनको हम जूनियर डाटा साइंटिस्ट बोल सकते हैं। और द फर्स्ट स्टेप टू वे टू ए डाटा साइंटिस्ट जॉब, जो हमारे पास इसे हम अपना पहला स्टेप मान सकते हैं डाटा साइंटिस्ट जॉब का। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए डाटा एनालिस्ट। कि डाटा एनालिस्ट के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। A typical data analyst job describes requires हमारे पास जो डाटा एनालिसिस होता है उसके लिए हमारे पास वो बनने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। ए टिपिकल डाटा एनालिसिस जॉब डिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट द एप्लीकेशन टू हैव एन अंडर ग्रेजुएट STEP। मीन्स कि हमारे पास जो डाटा एनालिस्ट होता है उसको हमारे पास एक पहले तो उसको अंडर ग्रेजुएट मतलब कि ग्रेजुएट होना चाहिए इन STEM मीन्स कि हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ। ठीक है, मतलब कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उसके बाद वो UG की। ठीक है, एडवांस डिग्री इज ए नीड्स टू हैव बट इज नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स कि हमारे पास एडवांस डिग्री मीन्स कि जो हमारे पास MSc होगी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक निश के अंदर, ये हमारे पास कंपलसरी नहीं होती है। हाउएवर द एप्लीकेशन मस्ट हैव आल्सो द स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन मैथ, साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटाबेस मॉडलिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिस्ट। जो डाटा एनालिस्ट होता है उसको हम उसके पास हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, डाटाबेस के अंदर, मॉडलिंग के अंदर और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए डाटा एनालिस्ट विल लुक एट ए पोजीशन पोस्टिंग ऑन Glassdoor। व्हाट डज ए डाटा साइंटिस्ट डू। अभी हमने पढ़ा कि डाटा एनालिस्ट क्या करता है, अभी हम पढ़ेंगे कि एक डाटा साइंटिस्ट क्या करता है। डूइंग डाटा साइंस, ए बुक based on the Columbia University Introductions to Data Science classes describe a data scientist as someone who spends a lot of the time in the process of collecting, cleaning and munging data because data is never clean। कि हमारे पास ये क्या कहता है कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसकी एक बुक है डूइंग डाटा
साइंस, उसके अंदर जो डाटा साइंटिस्ट है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, वो बताया गया है कि जो एक डाटा को कलेक्ट करने के लिए उसको क्लीन क्लीन मतलब कि यहाँ पे क्लीनिंग का यहाँ पे सेंस होता है कि जो उसके अंदर से जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का मतलब जो एरर्स हैं उनको हटाना या फिर मंगिंग डाटा डाटा को मंग करना। ये सब जो प्रोसेस जो करता है वो हमारे पास डाटा साइंटिस्ट करता है, ठीक है। बिकॉज डाटा इज नेवर क्लीन, क्योंकि जो डाटा होता है वो कभी भी क्लीन नहीं होता है, मतलब कि जो डाटा होता है वो कभी भी राइट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स वगैरह होती हैं। द बुक गोज ऑन द एक्सप्लेन दैट वंस द डाटा साइंटिस्ट इज clean, a crucial part is explanatory data analysis, which combines the visualization and data science। मतलब कि जब हमारे पास जो ये बुक है उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक क्रूशियल पार्ट है वो क्या होता है कि पहले तो उस डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद उस डाटा का एनालिसिस करना, विच combines द विजुअलाइजेशन एंड डाटा साइंस। जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है डाटा के विजुअलाइजेशन का और डाटा साइंस का। Cell, she will find pattern, build models and algorithm, some with the attention of the understanding product uses and overall health of the product। मीन्स कि हमारे पास क्या होता है कि जो डाटा साइंटिस्ट होता है उसको हमारे पास एल्गोरिथम्स बनाने आने चाहिए। वो मतलब कि डाटा को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करता है, कुछ एल्गोरिथम्स बनाता है एंड ओवरऑल द हेल्थ ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी हेल्थ को चेक करता है, मतलब कि वो प्रॉपरली वर्क करे या नहीं। एंड अदर टू सर्व एज ए प्रोटो प्रोटोटाइप दैट अल्टीमेट गेट baked back into the product। Okay, she may design the experiment एंड सी इज़ ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द डाटा ड्राइवन डिसीजन। कि हमारे पास यहाँ पे सी का यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप ही भी हो सकते हैं, मतलब कि मैंने सी का एग्जांपल लेके बोला है कि उसको हमारे पास डिज़ाइन करना आना चाहिए एंड सी इज़ ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डाटा ड्राइवन डिसीजन, मतलब कि उसको डिसीजन करना आना चाहिए कि हमारे पास हमें किस टाइप का डाटा है, उसकी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए हमें किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। सी विल कम्युनिकेट विद द टीम मेंबर्स, इंजीनियर्स एंड लीडरशिप। उसको जो डाटा साइंटिस्ट होता है उसको अपने पास कम्युनिकेशन आना चाहिए, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती हैं विद टीम मेंबर्स वो हाई होनी चाहिए। इंजीनियर्स के साथ भी उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए एंड अपने पास लीडरशिप लीडरशिप मतलब कि जो टीम के अंदर लीडरशिप कैसे करते हैं वो भी उसको आना चाहिए। एक ये हमारे पास कुछ स्किल्स हैं एक डाटा साइंटिस्ट की। So not only must a data scientist know how to collect the clean data, they must also know how to build algorithm। मीन्स जो मैंने पहले बताया था कि डाटा साइंटिस्ट को एल्गोरिथम बनाने आने चाहिए, तो क्या कहता है कि एक डाटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि बस वो एक क्लीन डाटा को एक्सट्रैक्ट करे कलेक्ट करे, बट ऑल्सो ही हैज़ knowledge to build a algorithm and find the patterns, designs of the experiments and share the result of the data with the team members in easily digestible format। और उसके बाद उस डाटा का जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो एक टीम मेंबर के साथ शेयर करना भी उस डाटा साइंटिस्ट को आना चाहिए। वाई डाटा साइंस, वाई डाटा साइंस, जो हमारे पास डाटा साइंस है वो हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। द traditionally the data that we had was mostly structured and small in size। मीन्स जब प्राचीन काल के अंदर जब हम डाटा का यूज़ करते थे तो हमारे पास वो डाटा होता था वो बहुत छोटा होता था और वो स्ट्रक्चर्ड तो होता था लेकिन उनकी जो क्वांटिटी थी वो स्मॉल होती थी, विच कुड बी एनालाइज बाय द यूजिंग द सिंपल बीआई टूल्स। लेकिन जिसको हम सिंपल जो टूल्स होते थे उनके थ्रू हम उसको अरेंज कर सकते थे और उसको एनालाइज कर सकते थे। अनलाइक द डाटा इज द in the traditional system which can mostly structured, today most of the data is unstructured in the semi structured और सेमी स्ट्रक्चर्ड। क्या कहता है कि हमारे पास प्राचीन काल का जो डाटा था वो सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड था
लेकिन अब का जो डाटा है मीन्स टडे मतलब आज का जो डाटा है उसके अंदर से मोस्टली जो डाटा है वो या तो अनस्ट्रक्चर्ड है या फिर आधा स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि इन 2020 मोर देन 80% ऑफ द डाटा विल बी अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब कि क्या कहता है कि एक रिपोर्ट थी 2020 की जिसके अंदर बताया गया था कि 80% ऑफ द डाटा वाज अनस्ट्रक्चर्ड, की 20% डाटा है वही खाली हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा है, बाकी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है। This data is generated from the different sources like the financial logs, text files, media files, forums, sensors and instruments। जो ये हमारे पास जो रिपोर्ट आई है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाटा से निकल के आई है, लाइक फाइनेंशियल लोग्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, मीडिया फाइल फॉर्म्स हैं, मल्टीमीडिया फॉर्म्स हैं, सेंसर्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके थ्रू आई है। ठीक है, the simple BI tools are not capable to of processing this huge volume variety of the data। जो सिंपल BI टूल्स हैं उनकी मदद से हम इतने मतलब कि टाइप के डाटा है उनको हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। This is why we need more complex and advanced analytic tools and the algorithm for processing and analyzing the drawing the meaningful insights out of it। मीन्स क्या कहता है कि इसीलिए हमें मतलब कि जैसे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा को की रिपोर्ट बनाने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी और एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारे पास कहाँ से आते हैं, डाटा साइंस से आते हैं, और जिसकी मदद से हम एक मीनिंगफुल इंसाइट्स को मतलब एक मीनिंगफुल रिजल्ट को परफॉर्म करते हैं। This is not only the reason why the data science has become so popular. Let's dig deeper, see how data science is being used in the various domains। केवल यही कारण नहीं है कि हम डाटा साइंस का यूज़ करते हैं, हमारे पास बहुत सारे कारण और भी हैं जिसके लिए हम डाटा साइंस का यूज़ करते हैं। तो अभी हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। हाउ अबाउट इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड द precise requirement of your customers from the existing data like the customer's past browsing history, purchase history, age, income। How about if you could understand the price requirement of your customers from the existing data like the customer's past browsing history, purchase history, age, income। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपके पास एक डाटा है, उसके अंदर से आपको एक डाटा चाहिए कि जो पहले जो कस्टमर्स थे उनके अंदर जैसे कि पहले जो हमारे पुराने कस्टमर्स थे उसके अंदर से उन्होंने क्या क्या परचेज किया, कितने रुपए की परचेज की, उनकी एज क्या है, उनकी इनकम कितनी है, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें बाय की हैं, हमारे पास किस टाइप के कस्टमर आए थे, इस टाइप का अगर डाटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे। नो डाउट यू हैड ऑल दिस आइडिया अर्लियर टू। मतलब कि अगर आपके पास ये इस टाइप के कोई दिमाग के अंदर आइडिया नहीं है तो हमारे पास आपको आगे आएंगे, बट नाउ द vast amount and the variety of the data you can train model more effectively and recommend the product to who your customers with more precision। मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास इस टाइप का डाटा हो तो हम अपने पास उस डाटा को इफेक्टिवली वे के अंदर यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो कस्टमर है उनको हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में हम बता सकते हैं, बजाय उसके कि हम सभी जो कस्टमर है उनको हमारे प्रोडक्ट के अंदर के बारे में बताएं। would not wouldn't it be amazing as it will bring more business to your organization। क्या ये आपके लिए बेनिफिटेबल नहीं होगा जब ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, लेस डाटा के अंदर यूज करके आपको अगर मोर बेनिफिट हो रहा है तो वो बेटर है एज कम्पेयर टू मोर डाटा को यूज करके लेस बिजनेस। लेट्स टेक a different scenario to understand the role of the data science in decision making। How about if your car had the intelligence to drive you home। क्या हो कि आपकी कार है उसके पास खुद से डिसीजन हो कि वो आपको ऑटोमेटिक आपको घर लेके जाए। द सेल्फ ड्राइविंग कार कलेक्ट लाइव डाटा फ्रॉम सेंसर्स इंक्लूडिंग रडार्स, कैमरास एंड लेजर्स टू क्रिएट ए मैप ऑफ इट्स सराउंडिंग। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो हमारे पास खुद से अपना जो
मैप होती है उसको डिजाइन करते हैं किसकी मदद से, सेंसर जो उस सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर लगे होते हैं, सेंसर होते हैं, रडार्स होते हैं, कैमरा होता है, लेजर होता है, उसकी मदद से हमारे पास वो अपना मैप है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, मतलब कि जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना जो मैप है उसको डिजाइन करती है। बेस्ड ऑन दिस आइडिया इट टेक्स डिसीजन लाइक व्हेन टू स्पीड अप। इस डाटा को देखने के बाद, मतलब कि सराउंडिंग के अंदर क्या हलचल हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्पीड को अप या डाउन करती है। व्हेन टू ओवरटेक, मतलब ओवरटेक कब करना है। व्हेन टू टेक ए टर्न, टर्न कब लेने हैं। मेक यूज ऑफ एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये किसके ऊपर बेस होते हैं, एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं उसके ऊपर बेस होते हैं। जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास वाई डाटा साइंस का, वो ये है कि लेट्स सी हाउ डाटा साइंस कैन बी यूज इन प्रिडिक्टिव एनालिसिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एज ए एग्जांपल। जो हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग होती है उसके अंदर भी हम डाटा साइंस का यूज़ करते हैं किसके लिए, एक एनालिसिस निकालने के लिए कि बारिश होगी या नहीं होगी। इस चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा साइंस का यूज़ करते हैं। Data from the ships, aircraft, radar, satellites can be collected and analyzed to build the models. These models will not only forecast the weather but also helps in predicting the occurrence of any natural calamities. मतलब कि जो ये हमारे पास होते हैं एयरक्राफ्ट, रडार, सैटेलाइट होते हैं, ये ना केवल डाटा को कलेक्ट करके हमारे पास वेदर के बारे में बताते हैं, ऑल्सो ये हमें और किसके बारे में बताते हैं कि जो नेचर के अंदर कोई मतलब नेचुरल जो होते हैं जैसे कि लाइक भूकंप हो गया या फिर तूफान हो गया, इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आने वाली, आपदा तो नहीं आएगी अगले मौसम के, मतलब कि आगे आने वाले समय के अंदर, ये उसके बारे में भी बताते हैं। इट विल हेल्प यू टू मेक approximate measure before hands and save many precious life। तो ये इसका जो यूज़ होता है, मतलब कि जैसे कि भूकंप के बारे में अगर हमें पहले पता चल जाए तो ये हमारे पास बहुत सारी जो जिंदगी हैं उसको बचाती हैं और बचाया भी है। पहले भी पास्ट के अंदर भी ऐसे डाटा साइंस की मदद से हमने काफ़ी लोगों की जो जान है वो बची है। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास क्या होगा कि हम लाइफ साइकिल ऑफ ए डाटा साइंस, मतलब कि डाटा साइंस का जो लाइफ साइकिल है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके हमारे पास अप्रोक्स 5 से 6 फेज होंगे। हम सभी को नंबर वाइज पढ़ेंगे, सीरियल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है फेज वन, डिस्कवरी। इस फेज वन के अंदर हमारे पास क्या आती है, डिस्कवरी आती है। बिफोर यू बिगिन द प्रोजेक्ट इट is important to understand the various specification, requirements, priorities and required budget। हम किसी भी प्रोजेक्ट को जब प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो पता होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है वो पता होनी चाहिए और उसके लिए जो रिक्वायर्ड बजट है उसके बारे में पता होना चाहिए। यू मस्ट पोसेस द एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चन। तुम्हें मतलब कि आप हो, आपको एक एबिलिटी होनी चाहिए राइट क्वेश्चन को आस्क करने की, मतलब कि क्वेश्चन आस्क करना चाहिए। Here you assess if you have the required resource present in the term of the people's technology, time and data to support the project. In this phase, you also need to frame the business problems and formulate initial hypothesis to test। मतलब कि हमारे पास अगर आपके पास ये जो ऊपर दी गई चीज़ें जैसे कि हमारे पास स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटीज, ये सभी आपके पास हैं, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, अपने एक फ्रेम चाहिए। यू नीड टू फ्रेम द बिजनेस प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट इनिशियली हाइपोथेसिस टू टेस्ट। ठीक है, मतलब उनको इनिशियल हाइपोथेसिस चाहिए क्या करने के लिए, अपने बिजनेस को टेस्ट करने के लिए। सेकंड फेज के अंदर हमारे पास आता है फेज टू के अंदर डाटा प्रिपरेशन। इन दिस फेज यू रिक्वायर एनालिटिकल सैंडबॉक्स इन विच यू कैन परफॉर्म द एनालिटिक्स फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यू नीड टू एक्सप्लोर processes and conditions data prior to modeling। मतलब कि तुम्हारे पास उसको जो डाटा एनालिटिक्स टूल होने चाहिए जिसकी मदद से आप डाटा को एनालाइज कर सको। यू नीड टू एक्सप्लोर द प्री प्रोसेसेस एंड कंडीशंस एंड डाटा प्रायर टू मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना आना चाहिए, उनके अंदर जो प्री प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उस प्रोसेस को करने के लिए कंडीशंस क्या क्या होंगी वो पता होना चाहिए। And further you will perform ELAT
फिर उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए, आपको इलेट करना चाहिए, परफॉर्म मतलब इलेट परफॉर्म करना चाहिए। इटलेट क्या होता है, ई टी एल टी होता क्या है, ई का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, टी का मतलब ट्रांसफर, एल का मतलब लोड, एंड जो अगेन टी है उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। मतलब कि चीज़ें को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करो, भेजो, उनको लोड करो और फिर से उसको ट्रांसफॉर्म करो टू गेट द डाटा इनटू द सैंडबॉक्स। फिर उसके बाद अपने जो डाटा है उसके बाद उसको सैंडबॉक्स में सेंड कर दो। You can use R for डाटा क्लीनिंग। जो R मेथड है उसका भी आप यूज़ करते हो डाटा क्लीनिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, विजुलेशन के लिए। दिस विल हेल्प यू टू स्पोर द आउट लेयर एंड एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो R मेथड होता है वो भी आपको काफ़ी मदद करता है। Once you have cleaned and prepared the data, it's time to do exploratory analytics on it। मतलब कि जब आपने अपने डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है और उसको साफ कर लिया है, तब उसके बाद क्या प्रोसेस आता है, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ यू कैन अचीव दैट, मतलब कि आप उसको कैसे कर सकते हो। फेज 3 के अंदर हमारे पास आता है मॉडल प्लानिंग। मॉडल प्लानिंग क्या होता है अभी देखो। यू विल here you will determine the methods and the techniques to draw the relationship between the variables। कि जो हमारे पास फेज 3 है मतलब मॉडल प्लानिंग है, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास हम टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, डिटरमाइन द मेथड्स एंड द टेक्निक्स टू ड्रा द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच के अंदर रिलेशनशिप को ड्रा करने के लिए हम मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस रिलेशनशिप विल सेट द बेस for the algorithm which you will implement in the next phase। मतलब कि ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास बेस होंगे उस एल्गोरिथम का जिसका हम यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट फेज के अंदर। यू विल अप्लाई द एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिटिक्स। हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिटिक्स ईडीए का यूज़ करेंगे यूजिंग द वेरियस स्टैटिस्टिक फार्मूला एंड विजुलाइजिंग टूल। मतलब कि हम बहुत सारे जो स्टैटिक्स के टूल्स होंगे, फार्मूला होंगे, उनका यूज़ करेंगे और विजुलाइजेशन टूल्स का यूज़ करेंगे। लेट्स हैव ए लुक एट द वेरियस मॉडल प्लानिंग टूल। जो मॉडल प्लानिंग टूल हैं वो कौन कौन से हैं उनके ऊपर एक नज़र लगाते हैं। सबसे पहले आता है आर। आर एज ए कंप्लीट सेट ऑफ द मॉडलिंग कैपेबिलिटी एंड provides a good environment for building interpretive models। जो हमारे पास R है वो हमारे पास set of modeling capabilities है and provides a good environment for building imperative tools। imperative tools या मॉडल्स को बनाने का एक वे है। उसके बाद एसक्यूएल क्या है, एनालिसिस सर्व्स। एसक्यूएल एनालिसिस सर्व परफॉर्म इन database analytics using common data mining functions and basic predictive models। जो एसक्यूएल है उसका हम यूज़ करते हैं डाटाबेस के अंदर एनालिटिक्स, मतलब कि जो डाटाबेस इन डाटाबेस एनालिटिक्स है उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं यूजिंग कॉमन डाटा माइनिंग फंक्शन। जो हमारे पास कॉमन डाटा माइनिंग फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं। एसक्यूएल का जो कॉमन डाटा माइनिंग फंक्शन है उसकी मदद से हम इन डाटाबेस एनालिसिस करते हैं एसक्यूएल की मदद से। एंड बेसिक प्रेडिक्टिव, और जो इसके जो बेसिक प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं उनका भी यूज़ करते हैं। सैस और एक्सेस। सैस और एक्सेस क्या होता है अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सैस कैन बी used to access the data from the Hadoop and is used for creating repeatable and reusable model फ्लो डायग्राम। जो साइंस होता है इसका हम यूज़ करते हैं हडोप से डाटा एक्सेस करने के लिए एंड क्रिएट रिपीटेबल एंड रीयूजेबल मॉडल फ्लो डायग्राम। जो हमारे पास रिपीटेबल और रीयूजेबल मॉडल है उसका फ्लो डायग्राम बनाने के लिए, इसका मॉडल फ्लो डायग्राम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। Now that you have got insights into the nature of your data and have decided the algorithms to use, in the next stage you will apply the algorithm and build up a model। अब हम अगला जो प्रोसेस होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम को और मॉडल्स को बिल्डअप करेंगे, मतलब बनाएंगे। मॉडल बिल्डिंग इन दिस फेज you will develop a
डाटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पर्पज। अब हम क्या करेंगे, फेज 4 है, इसके अंदर हम हमारे पास एक डाटा सेट को डेवलप करेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पज, मतलब कि केवल टेस्ट करने के लिए। here you need to consider the whether Here you need to consider whether your existing tool will suffice for running the models or it will need a more robust environment। मतलब कि हमारे पास फेज 4 क्या कहता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं क्या वो सफिशियंट है आपके जो मॉडल है उसको बिल्ड करने के लिए, या फिर आपको कोई और टूल की भी रिक्वायरमेंट होगी। यू विल एनालाइज द वेरियस लर्निंग techniques like classification, association and clusters to build the models। हम मतलब कि जो काफ़ी टेक्निक्स है जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया और क्लस्टरिंग हो गया, इनका हम यूज़ करेंगे फॉर बिल्डिंग ए मॉडल को बनाने के लिए। ऑपरेशनलाइज फेज 5 है, वो क्या हमारे पास ऑप्शन ऑपरेशनलाइज। इन दिस प्रोसेस यू विल डिलीवर ए फाइनल रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग, कोड, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास हमारी जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, जो हमने टेस्ट किया था, टेस्टिंग पर्पस किया था, उसके बाद जो रिपोर्ट आई हम उसको सबमिट करेंगे। इन एडिशन समटाइम्स ए पायलट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन ए रियल टाइम प्रोडक्शन environment। This will provide you a clear picture of the app performance and other related concerns on a small scale before you बिफोर फुल डिप्लॉयमेंट। मतलब कि जब हमारे पास हमने एक रिजल्ट निकाला था वो एक टेस्टिंग पर्पज था, मतलब कि क्या होगा हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा एक छोटे स्केल के अंदर बिफोर फुल डिप्लॉयमेंट। मतलब कि जब तक हम पूरी प्रोसेस का रिजल्ट निकालें, मतलब बड़े स्केल की बजाय हम एक छोटी स्केल के अंदर हमारे पास रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा उस टेस्टिंग का। हमारे पास फेज 6 क्या होता है, कम्युनिकेट रिजल्ट्स। ठीक है ना, it is important to evaluate if you have been able to achieve your goals that you had planned in the first place। मतलब कि अगर आपने पास आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आपने जो गोल प्लान किया था इन फर्स्ट फेज के अंदर, so in the last phase you identify all the key findings and communicate the stakeholders and determine if the result of the project are a success or the failure because on the criteria developed in the phase 1। Now next topic is component of the data science। The data science consists of the three parts. First, machine learning. So now let's discuss about the machine learning। We have also make a brief video on the machine learning। I will also provide the link of the video in the description। So now discuss about the machine learning in the source। So machine learning involves the algorithm and the mathematical models chiefly employed to make the machines learn and prepare them to adapt everyday advancements। जो मशीन लर्निंग होती है वो इन्वॉल्व करती है एल्गोरिथम्स का, मैथमेटिकल मॉडल्स का, जिसकी मदद से हम उस मशीन को लर्न करते हैं और साथ के अंदर हम उसको अपना जो एवरीडे मतलब कि एवरीडे यूज़ होता है, एवरीडे एडवांसमेंट यूज़ है, उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दीज डेज द टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज़ वेरी मच इन यूज़ एंड इन ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। मतलब कि जो हमारे पास टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है वो काफ़ी यूज़ हो रही है और इन ट्रेडिंग मतलब कि ट्रेडिंग के अंदर और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। In this based on the historical data patterns, the machine can predict the outcomes for the future months or years। This is an application of the machine learning। जो हमारे पास जब पीछे के मतलब कि जो पुराना जो डाटा है उसको देखकर हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर का एनालाइज कर रहे हैं, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है किसका, मशीन लर्निंग का। सेकंड हमारे पास कंपोनेंट आता है वो हमारे पास आता है बिग डाटा। Every day, humans are producing so much data in the forms of clicks, orders, videos, emails, comments, article, RSS feeds, etc। मतलब कि जो ह्यूमंस हैं वो पर डे बहुत सारा डाटा बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लिक्स की मदद से। मतलब कि जैसे हम
एक फॉर्म सबमिट करते हैं, ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ का, वीडियो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, कमेंट्स के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू या फिर आरएसएस फीड के थ्रू। दिस डाटा कैन आर जनरली अनस्ट्रक्चर्ड एंड इज ऑफन कॉल्ड ए बिग डाटा। कि जो ये डाटा होता है वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिग डाटा का नाम दिया जाता है। बिग डाटा टूल एंड टेक्निक्स मेनली हेल्प्स इन कन्वर्टिंग दिस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इनटू ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। जो ये फॉर्म है ये हमारे पास क्या करती है, बिग डाटा को एक मतलब कि एक जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर फॉर्म करने के लिए यूज में आता है। For example, suppose someone wants to track the price of the different product on e-commerce site. uh, he or she can access the data of the same product from the different websites using the web API or the RSS feed। मतलब कि क्या कहता है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट का एक प्राइस निकालनी है फॉर ई कॉमर्स साइट, मतलब कि अपने प्रोडक्ट, जैसे कि आपके पास खुद की एक वेबसाइट है और उसके ऊपर अगर आपको एक प्राइस सेट करना है किसी प्रोडक्ट का, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने पास जो डिफरेंट वेबसाइट हैं और एपीआईज है उनके ऊपर जाके उनका प्राइस चेक करके और अपना एक प्राइस अपना सेट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीके से मशीन लर्निंग का ही पार्ट है कि जो अदर डाटा है, मतलब कि पुराना जो डाटा है उसको चेक करके एक प्लानिंग करना एक नए डाटा की, देन कन्वर्ट देम इनटू द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम अपने जो डाटा है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है अपने पास, थर्ड कंपोनेंट आता है, वो हमारे पास होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ईच बिजनेस हैज़ एंड प्रोड्यूस टू मच डाटा एवरी डे। मतलब कि जो प्रत्येक जो बिजनेस है उसके मतलब बहुत सारा डाटा ये बना रहा है। दिस डाटा व्हेन एनालाइज केयरफुली एंड देन प्रेजेंटेड इन ए विजुअल रिपोर्ट involving graphs and can bring good results making to life। मतलब कि जब हम जो एक कंपनी है वो बहुत सारा डाटा निकाल रही है, अगर उसी डाटा को हम एक ग्राफ की मदद से या फिर कुछ एनिमेशन वगैरह लगा के अगर यूज़ करें, तो वही हमारे पास एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए यूज़ में आ सकता है वो पुराना डाटा है। दिस कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग द बेस्ट डिसीजन आफ्टर केयरफुली डिलीइंग इन into the patterns and details the report bring to life। ओके, ये हमारे पास थ्री फीचर्स थे, थ्री कंपोनेंट्स थे मशीन लर्निंग उसके। these are the three components of the data science, and we have also discussed about the whole phase for the data science life cycle. Now we will discuss about the skill required for the data science। so first we have the requirement is the in depth knowledge in R। R के अंदर हमारे पास in depth knowledge होनी चाहिए, MS Excel के अंदर आना चाहिए, SQL database या फिर कोडिंग आनी चाहिए। मतलब SQL का जो डाटाबेस हैंडलिंग हो गया या फिर उसके अंदर जो भी कोडिंग है वो आपको आनी चाहिए। वर्किंग विद द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के साथ आपको कैसे वर्क करेंगे, उसको कैसे हम स्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर चेंज करेंगे, ये आपको आना चाहिए। पाइथन कोडिंग, पाइथन आपको आना चाहिए। हडोप प्लेटफॉर्म, हडूप जो प्लेटफॉर्म है डाटाबेस के लिए उसका आपका यूज आना चाहिए। मैथमेटिकल एक्सपर्टाइज है वो आपको आनी चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स के जो बेसिक होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास बिजनेस एक्यूमेंट्स, मतलब बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है।